छात्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अपने अपने घरों में आप सब लोग कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हूं। आज हम जो भारत की व्यवस्था है, भारत की जो संसद है, उस संसद के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम संसद की जब हम बात करते हैं, संसद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हमारे देश में संसद को किस प्रकार से बनाया गया, उसकी अवधारणा कहाँ से ली गई, इन तमाम विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। साथियों, मैं बताना चाहूँगा सर्वप्रथम जो संसद है, इस संसद की उत्पत्ति या फिर हम जन्म कहें, सर्वप्रथम इंग्लैंड से मानी जाती है। इंग्लैंड को संसदों की जननी भी कही जाती है। संसद का स्वरूप सर्वप्रथम समूचे विश्व में इंग्लैंड में स्थापित हुई थी। चूंकि हम ब्रिटेन के उपनिवेशवाद या उपनिवेशक जो राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों में शामिल थे, और जो संसदीय व्यवस्था है, उस संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से भारत के लोग, भारत के राजनीतिज्ञ, भारत के संविधान निर्माता, जो ब्रिटेन की जो संसद है, उस ब्रिटेन के संसद की अवधारणा को बहुत करीबी से भारतवासियों ने देखा था। भारत के भविष्य को संवारने वाले, भारत के इस राजनीतिक व्यवस्था को बनाने वाले संसद की जो अवधारणा है, उस संसद की अवधारणा को भारत के संविधान निर्माता, भारत के राजनीतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति इस संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाते हैं। जो भारत के जो संविधान है, इस भारत के संविधान में हम पाते हैं कि जो 5वां भाग है, भारतीय संविधान का जो 5वां भाग है, उस 5वें भाग में भारत की संसद के लिए अनुच्छेद 79 से 122 तक, अर्थात अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक जो अनुच्छेद है भारत के संविधान के 5वें जो भाग है, उस 5वें भाग में हम ये पाते हैं कि जो 79 है, उस 79 से लेकर 122वें अनुच्छेद तक भारत की जो संसद है, उस संसद की अधोसंरचना, संसद का गठन, संसद के कार्यकाल, संसद के कार्य, संसद के अधिकार, इन तमाम विषयों को लेकर संविधान के 5वें भाग में वर्णित किया गया है। भारत में जो संसदीय जो व्यवस्था है, इस संसदीय व्यवस्था में जो सरकार है, उस सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। सरकार के जो प्रकार हैं, सरकार के कई प्रकार हो सकते हैं। अपने अपने जो देश हैं, उन देशों में अपने व्यवस्था के अनुकूल, अपने परिस्थितियों के अनुकूल सभी राष्ट्र अपने राष्ट्र के मुताबिक शासन व्यवस्था को अपनाते हैं। उनमें भारत भी है। जिस प्रकार से भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली है, लेकिन भारत में संसदीय व्यवस्था के साथ साथ लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, और ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, अर्थात राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। और हमारे देश की जो व्यवस्था है, उस हमारे देश की व्यवस्था में हम ये पाते हैं कि लोकतंत्रात्मक
जो अंतिम जो शक्ति है, यह शक्ति जनता में निहित होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे देश की जो व्यवस्था है, सरकार कोई भी हो, चाहे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो, अधिनायक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो, या शासन व्यवस्था के कोई भी प्रकार हो सकते हैं, उन शासन व्यवस्थाओं में उस देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो सरकार है, उस सरकार के माध्यम से किसी भी देश की व्यवस्था को संचालित किया जाता है। राज्य अमूर्त होता है, उसको मूर्त देने का काम सरकार का होता है, अर्थात वही सरकार को किसी राज्य को संचालित करने के लिए, उन राज्य की व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए जो सरकार है, उस सरकार के माध्यम से संचालित किया जाता है। सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये जो सरकार के जो तीनों अंग हैं, इन सरकार के तीनों अंगों का सबका अलग अलग भूमिका है, सबके अलग अलग कर्तव्य हैं, सबके अलग अलग कार्य हैं। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं जो कार्यपालिका है, वह कार्यपालिका के अलग शक्तियां हैं, उसके अलग कार्य करने की प्रणाली है। व्यवस्थापिका अलग प्रकार के कार्य करती है और न्यायपालिका अलग प्रकार से कार्य करती है। तो जो व्यवस्थापिका है, अर्थात व्यवस्था का निर्माण करना किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए, उन देश में रहने वाले जो लोग हैं, जो जनता है, उन जनताओं के लिए व्यवस्था करना, उस देश की व्यवस्था बनाना, अर्थात हम कह सकते हैं व्यवस्था से तात्पर्य यहाँ कानून से है। उस राष्ट्र को संचालित करने के लिए जो व्यवस्थापिका है, उस व्यवस्थापिका के द्वारा कानून का निर्माण करना ही उसका परम कर्तव्य है। यह परम उसके हम ये कह सकते हैं कि जो व्यवस्थापिका है, उस व्यवस्थापिका का जो अधिकार है, जो उसके जो कार्य है, सर्वप्रथम उस राष्ट्र के लिए कानून की व्यवस्था करना। अर्थात जो सरकार है, उस सरकार के जो 3 अंग हैं, उन तीनों अंगों में महत्वपूर्ण भूमिका व्यवस्थापिका का है। उस व्यवस्थापिका के द्वारा जो सरकार है, उस सरकार के अंग के माध्यम से कानून का निर्माण किया जाता है। जिस प्रकार से हमने समझा है कि जो व्यवस्थापिका है, उस संपूर्ण राष्ट्र के लिए कानून को उस व्यवस्थापिका के द्वारा बनाया जाता है। वही व्यवस्थापिका जब कानून का निर्माण कर देती है, कानून को जब बना देती है, तो व्यवस्थापिका के द्वारा बने हुए कानूनों को समुचे देश भर में, उस राष्ट्र में कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए जो कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका के द्वारा बने हुए कानूनों को लागू करवाने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा होता है। और समुचे राष्ट्र भर में किसी भी अव्यवस्था या फिर बने हुए जो कानून जो राष्ट्र के हित में ना हो, जनता के हित में ना हो, अर्थात जो व्यवस्थापिका जिस कानून को बनाया है, जिस कानून का निर्माण किया है, वह कानून को कार्यपालिका के द्वारा लागू किया जाता है। और वह आम जनता या उस राष्ट्र के हित में यदि अगर नहीं है, तो उस कानून बने हुए कानून के ऊपर लगाम लगाने का कार्य, इन कानून को रोकने का काम न्यायपालिका का है। न्यायपालिका की भी अलग शक्तियां हैं। इस प्रकार से जो सरकार है, उस सरकार के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। इन तीनों अंगों का अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग शक्तियां हैं। हम जो संसद है, उस संसद को जब हम देखते हैं तो संसद 2 सदनों से मिलकर बनती है। संसद कब पूर्ण होगा, संसद की जो अधोसंरचना है, संसद का गठन किस प्रकार से होगा, हम देखते हैं संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और साथ ही संसद तब तक अधूरा होता है जब तक लोकसभा और राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति सम्मिलित न हो। तो जो संसद है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों साथ मिलकर संसद को पूर्ण करते हैं, संसद को बनाते हैं। अर्थात हम ये कहें कि जब संसद की जब हम बात करते हैं, भारतीय संसद की जब हम बात करते हैं, तो उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। आज हम
संसद के हमारे देश की जो व्यवस्था है, हमारे देश में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया है। इसमें सदन के दो सदन होंगे। प्रथम सदन का नाम लोकसभा और द्वितीय सदन का नाम राज्यसभा है। प्रथम सदन को हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, क्योंकि जो प्रथम सदन है, ये जो प्रथम सदन है संपूर्ण भारत में रहने वाले जनता, निवासरत जो जनता है, उन जनताओं का प्रतिनिधित्व लोकसभा के प्रतिनिधि के द्वारा लोकसभा में एक प्रतिनिधित्व करने का अवसर लोकसभा के मेंबरों को प्राप्त होता है, उसके सदस्यों को प्राप्त होता है। वहीं जो राज्यसभा है, उस राज्यसभा में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और जो लोकसभा है वह लोकसभा आम जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है, दोनों राष्ट्रपति के साथ मिलकर भारत के संसद का निर्माण करते हैं। जो राज्यसभा है, उस राज्यसभा की गठन किस प्रकार से होता है, उसकी कितनी संख्या है, कौन कौन से शक्तियां हैं, इसमें हम चर्चा करेंगे कि जो भारत की जो संसद है, संसद का जो हम उच्च सदन जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, राज्यसभा के गठन की जब हम बात करते हैं तो राज्यसभा के गठन के लिए सर्वप्रथम वह भारत का नागरिक हो, उसकी हम योग्यता की बात करें कि वे ऐसे कौन से व्यक्ति राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए वह भारत के नागरिक हो, वह 30 वर्ष की उम्र पार कर चुका हो, इस प्रकार से राज्यसभा के मेंबर बनने की योग्यताएं रखी गई हैं कि वह भारत के नागरिक हो और 30 वर्ष का उम्र जो व्यक्ति पूर्ण कर चुका है वह राज्यसभा के मेंबर या राज्यसभा के प्रत्याशी के रूप में वो खड़ा हो सकता है। इस प्रकार से जो राज्यसभा है, उस राज्यसभा के जो मेंबर हैं, उस राज्यसभा के मेंबर के लिए इन विषयों को, इन योग्यताओं को ध्यान में रखकर राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उसको 30 वर्ष के उम्र उसको पूर्ण करना होता है। और जो उसका जो कार्यकाल है, राज्यसभा का जो कार्यकाल है, उस राज्यसभा के कार्यकाल को जब हम देखते हैं तो ये कहा जाता है कि भारत का जो उच्च सदन है वो कभी भंग नहीं होता। अर्थात जो राज्यसभा है वह राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। उसका कार्यकाल हमारे देश की जो लोकसभा है, उस लोकसभा के कार्यकाल में और राज्यसभा के कार्यकाल में अंतर पाया जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भारत की जो व्यवस्थापिका है, उस भारतीय व्यवस्थापिका का जो उच्च सदन है, उस उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। राज्यसभा किसी एक राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, उसमें जो मेंबर जो होते हैं उन मेंबरों के द्वारा उस राज्य का प्रतिनिधित्व किया जाता है। राज्यसभा में अधिकतम जो उसका जो मेंबर है, उस मेंबरों का सदस्य संख्या कितनी होगी, तो संपूर्ण देश से, संपूर्ण राज्यों से कुल उनकी संख्या, जनसंख्या के अनुपात में राज्यों को एक राज्यसभा के लिए एक प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त होता है। जिस प्रकार से हम ये कहें कि सबसे ज्यादा संपूर्ण भारत भर में सभी राज्यों में से सबसे ज्यादा जो राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 11 मेंबर राज्यसभा के होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जो जनसंख्या के आधार पर संपूर्ण राज्यों में अलग अलग उसका प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त होता है। इन संख्याओं का जब हम योग करते हैं तो संपूर्ण भारत भर में राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो 250 है। 250 में हम ये कहते हैं कि जो राष्ट्रपति है, उस राष्ट्रपति को भी राज्यसभा में राज्यसभा सदस्य बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास में भी कुछ अधिकार होते हैं। उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए
राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। वे साहित्य, खेल, शांति के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले, जो भारत का प्रतिनिधित्व किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की जो पहचान बनाए हुए, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में जो जिनका विशेष योगदान रहा है, भारत का जो नाम संपूर्ण विश्व में गौरव किया है, संपूर्ण विश्व में वो भारत का नाम ऊंचे स्थान में लाने का प्रयास किया है, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। उनको राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्य बनाया जाता है। इस प्रकार से जो उच्च सदन है, उच्च सदन की जो गठन है वो समुचय राज्यों के प्रतिनिधित्व और साथ में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्यों के साथ साथ ही राज्यसभा का गठन होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक जो लोकसभा है, उस लोकसभा के हम गठन की बात जब हम करते हैं तो संपूर्ण भारत में जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, उन मेंबरों को एक निर्वाचित क्षेत्रों के द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया से ही उनका निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचित होकर वो लोकसभा के सदस्य कहलाते हैं। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो योग्यता है उसमें हम कहें कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और जो भारत के जो संविधान है उस संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत उसकी आचार विचार हो। ऐसे व्यक्तियों को जो 25 वर्ष की आयु जो पूर्ण कर चुका होता है उसको भारत के जो प्रथम सदन है जो लोकसभा, उस लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में वह अपनी योग्यता साबित कर सकता है। इस प्रकार से जो लोकसभा है उस लोकसभा का गठन होता है। लोकसभा के जो निर्वाचन है, लोकसभा में जो बनाए हुए जो मेंबर हैं, उन मेंबरों का संपूर्ण भारत में एक निर्वाचित क्षेत्रों में बटा हुआ ये संपूर्ण देश एक एक निर्वाचित क्षेत्रों का एक एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व लोकसभा में करता है। जिस प्रकार से हम मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 29 है। 29 लोकसभा क्षेत्र में हमारा मध्य प्रदेश बटा हुआ है, जिसमें मंडला, शहडोल, जबलपुर, छिंदवाड़ा और आदि, बैतूल आदि संपूर्ण मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश की आम जो जनता है उन जनताओं का प्रतिनिधित्व भारत के जो संसद है उस संसद के प्रथम सदन में हमारे मध्य प्रदेश की आम जनता है उन जनताओं का प्रतिनिधित्व, हमारे मंडला क्षेत्र की जनताओं का प्रतिनिधित्व, जबलपुर क्षेत्र के जनताओं का प्रतिनिधित्व लोकसभा में किया जाता है। इस प्रकार से उनके जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उस लोकसभा के मेंबरों का निर्वाचन उनके क्षेत्र में रहने वाले जो जनता है उस संसदीय क्षेत्र के जनताओं के द्वारा मतदान करने के बाद किसी व्यक्ति को और लोकसभा का विजयी प्रत्याशी के रूप में जिनको अधिक मत प्राप्त होते हैं वह व्यक्ति लोकसभा के मेंबर के रूप में वो जाना जाता है। इस प्रकार से जो लोकसभा है उस लोकसभा को हम प्रथम सदन कहते हैं, उसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। और इस लोकप्रिय सदन में जनताओं के द्वारा निर्वाचित होने वाले सदस्यों के साथ साथ महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा 2 व्यक्तियों को जिसे हम एंग्लो इंडियन कहते हैं, उस एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति लोकसभा में 2 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। इस प्रकार हम कह सकें कि एंग्लो इंडियन और निर्वाचित जो विजयी जो प्रत्याशी हैं उन विजयी प्रत्याशियों के साथ ही लोकसभा के जो गठन है, इस प्रकार से लोकसभा का गठन होता है कि निर्वाचित जो लोकसभा के सदस्य और साथ में राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत जो एंग्लो इंडियन है उन एंग्लो इंडियन के द्वारा हमारे जो संसद के जो प्रथम सदन है उस सदन के गठन होता है।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों, और साथ में राष्ट्रपति, चूंकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन राष्ट्रपति संसद के द्वारा बने हुए जो पारित जो विधेयक हैं, उन विधेयकों में उसको जब कानून बनना होता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक होता है। इसलिए संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा साथ मिलकर संसद का निर्माण करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की जो संसद है, इस संसद का संरचना, इस संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। आज की वीडियो में सिर्फ हम इतने ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोकसभा और राज्यसभा के शक्तियां एवं उसके कार्यों पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सबको अगले वीडियो तक हम आपसे विदा चाहते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।